जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आरआरसी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम चल रहा है और इससे पहले एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 सारे फेज का एग्ज़ाम हुआ। और अभी टेक्निकल की बात हम करें तो अपकमिंग वैकेंसी में आपका सबसे जो चर्चित वैकेंसी है वो रेलवे, जेई का, एएलपी का, एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, ये सारी वैकेंसी है। और जो चूंकि 2024 में इलेक्शन होना है तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 से ये दौर वैकेंसी का रेलवे का टेक्निकल वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा और अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी संभावित है। इसलिए जो बच्चे सीरियसली चाहते हैं कि इस बार हमारा रिजल्ट होना चाहिए तो अभी सबसे परफेक्ट समय है कि अभी से आपको लगना होगा इसके लिए, क्योंकि 7 महीने, 8 महीने, साल भर जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, आप जब भी वैकेंसी आएगी 2 से 3 महीने, 4 महीने के बाद संभवतः एग्जाम होता ही है। लेकिन अभी अब कोरोना वाली स्थिति थी, इसके कारण 2019 वाली वैकेंसी का अभी एग्जाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी स्थिति आती है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी वैकेंसी हो टेक्निकल का, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 8 महीना से 12 महीना आपको समय उसके लिए देना होगा। और आरआरबी जेई के लिए अभी आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि जेई, डीएमएस, सीएमए, हालांकि इस 2 पोस्ट के लिए केमिस्ट्री चाहिए ऑनर्स, लेकिन जेई के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए। बीटेक वाले बच्चों के लिए भी स्पेशल ढेर सारा वैकेंसी अपकमिंग है। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर इलेक्ट्रिकल और इंजीनियर आशीष सर मैकेनिकल है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज अपकमिंग वैकेंसीज है, खास करके जेई से रिलेटेड, आरआरबी जेई से स्टार्ट होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे कि सफलता हमारा हायर लेवल में हो, यानी कि हम निश्चित रूप से सफल हो जाएं। उसके लिए हमको क्या क्या किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमको अपनानी चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल सर आपको देंगे। हम चाहते हैं कि सर इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको मैक्सिमम लाभ हो, कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा साथियों आप लोग देख रहे हैं यहाँ आरआरबी जेई से संबंधित, तो बहुत लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। लेकिन अब निश्चित रूप से वो वक्त आ गया है जब हमारा इंतजार खत्म हो जाएगा और समय है सब कुछ झोंक देने का। ठीक है, तो इसीलिए हम आज बात करेंगे आरआरबी जेई में क्या एलिजिबिलिटी हमारी होती है, एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। ठीक है, एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, इसका सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो, हम उन सारे बातों पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि आरआरबी जेई के लिए निश्चित रूप से हमारे डिप्लोमा और बीटेक दोनों छात्र यहाँ पर योग्य होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जेई में भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों योग्य होते हैं, ठीक उसी तरह आरआरबी जेई में भी बीटेक और डिप्लोमा दोनों छात्र योग्य हैं साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो डिप्लोमा या तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं तो इसको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, अगर एआईसीटी से अप्रूव्ड 3 साल की डिग्री आपके पास डिप्लोमा की है, या फिर आप बीटेक हैं या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से आप हैं, बीई हैं, तो दोनों डिग्री यहाँ पर वैध है। आइदर आप बीटेक हो या डिप्लोमा, निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, अब यहाँ कई ग्रुप में इंजीनियरिंग के ब्रांच को बांटा गया है, किस ब्रांच के छात्र भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग, मतलब है कि मैकेनिकल और उससे जुड़े हुए जो ब्रांच है, कॉमोबेस इन सारे ब्रांच का सिलेबस वही होता है जो मैकेनिकल ग्रुप का होता है। हमारे साथ आशीष सर भी हैं तो ये बताएंगे मैकेनिकल के बारे में कि मैकेनिकल में किन किन ब्रांच को एक साथ रखा गया है और लगभग उस ब्रांच के छात्र सिमिलर सिलेबस पढ़ेंगे। जरा सा सर बता दीजिए। बिल्कुल सर ने आपको बताया कि ये आपके लिए जेई का जो वैकेंसी है, क्योंकि बार बार वैकेंसी आती नहीं है और ये वैकेंसी अगर आने वाली वैकेंसी है, इसके लिए आपको चूकना भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका मैकेनिकल करके है, मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग में इसमें बहुत सारे ब्रांच आपके सामने नजर आ रहा होगा। बहुत लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखते हैं और कुछ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, कुछ ऑटोमोबाइल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल का हो गया, मशीनिंग इंजीनियरिंग हो गया, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग हो गया, टूल एंड मेकिंग आपका इंजीनियरिंग हो गया।
इनमें जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है कि जहां से ज्यादातर पोस्ट रहते हैं आपके आरआरबी जेईई में, वो आपका ये वाला पोर्शन हो गया, इसके बाद ये वाला पोर्शन हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का रहता है, और फिर अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल का रहता है। तो ये मेन 4 है। बाद बाकी इनका थोड़ा सा कम रहता है, इनके सीट कम रहते हैं, लेकिन इनका सीट थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अगर हम बात करेंगे जैसे कि मैकेनिकल का पार्ट होता है, तो मैकेनिकल का कुछ चीज होता है जो कि कॉमन सब लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन कुछ चीज है कि जो आपको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, जिससे रिलेटेड आपका जो ब्रांच है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल के बारे में, तो ऑटोमोबाइल हमारा यहाँ पे दे रखा है, तो ऑटोमोबाइल में हम लोगों को मैकेनिकल का भी कुछ पढ़ना पड़ता है, जो कि मैकेनिकल का अपना कोर ब्रांच का होता है। लेकिन कुछ चीज जो होते हैं जो कि मैकेनिकल के रहते हुए ऑटोमोबाइल में होता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारा आईसी इंजन वगैरह का पार्ट आता है, इंटरनल कंबशन इंजन का आता है पार्ट, जिसमें हम लोग एसआई इंजन और सीआई इंजन दोनों को पढ़ते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल आपका अलग अलग साइकिल को हम लोग वहां पर कवर करते हैं। तो हमको लगता है कि इन सारे से आएगा, लेकिन ये जो 4 ब्रांच आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इनका वेटेज ज्यादा रहेगा, इनकी वैकेंसी ज्यादा रहती है। मतलब कि सर आगे और कंटिन्यू करेंगे, अगला पेज आपका यहाँ पे देखिए साथियों, अब इलेक्ट्रिकल की बात आ गई, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए पेपर में जिनका भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, अदरवाइज पावर इंजीनियरिंग से भी जो डिप्लोमा है या बीटेक है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर योग्यता है, वो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं और काफी ज्यादा संख्या में बहाली की संभावना है। जैसी चर्चाएं में है कि 15 से 20 हजार के आसपास संभावना बनती है कि जेईई की वैकेंसी आएगी, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे हम सूचना भी दे दें, खासकर हमारे बीटेक के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। 7 साल पहले सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आया करती थी। सरकार ने ये नोटिफाई किया रेलवे ने कि जो हमारे जेईई हैं उन्हीं को प्रमोट करके सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनाया जाएगा। लेकिन पिछले साल नवंबर में रिजोल्यूशन आया कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से लिया जाएगा, यानी सीधे उसकी भर्ती होगी, ठीक है। तो अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए हमारे जो बीटेक वाले साथी हैं सिर्फ वही योग्य है, डिप्लोमा वाले छात्र सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेईई है, मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर भी जल्दी ही एक नया वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में डिप्लोमा और बीटेक दोनों छात्रों के लिए समान महत्व रखता है। तो इलेक्ट्रिकल में आपका हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, ये सभी छात्र इलेक्ट्रिकल के अंदर आएंगे, इनको इलेक्ट्रिकल का कोर्स सिलेबस पूछा जाएगा। हम आज इस वीडियो में आपको सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की पीएसयू में वैकेंसी नहीं आती है, आती जरूर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो ये सारे छात्र हमारे जो हैं ये टोटल के टोटल किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में आ जाते हैं। कंप्यूटर को भी उसी के अंदर रखा गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इसी के अंदर रखा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और अलाइड में ये सारे ब्रांच आपके आते हैं, ठीक है। फिर सिविल इंजीनियरिंग को सेपरेट कर दिया। अगर आपके पास बीएससी सिविल इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग है या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, आप निश्चित रूप से सिविल के ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और थोड़ी बहुत सीटें हमारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथियों के लिए भी रहती है, जिनका प्रिंटिंग से बीटेक या डिप्लोमा रहता है, ठीक है। अब देखिए सीएमए के लिए आपको बीएससी केमिस्ट्री या फिजिक्स से होना चाहिए। इसकी भी पद होती है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, कितनी पद हुआ करती है, क्या कट ऑफ जाता है, इस पर हम नया वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर देख लीजिए साथियों, आपका जो है डिपोट मटेरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ आपकी बीटेक, पीजीडीसीए, बीएससी कंप्यूटर, बीसीए या फिर डोएक का बी लेवल सर्टिफिकेट, ये सारी डिग्रियां आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। चलिए तो सर जरा एज पर चर्चा कर लिया जाए। ये तो एज क्या रहता है? ये तो सर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है इसमें कि हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो आपके लिए आपके सामने में आपका क्राइटेरिया है, जो कि एज का क्राइटेरिया बहुत अहम होता है एग्जाम के लिए। तो आपका आरआरबी जेईई का जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम देखते हैं तो उनके लिए मिनिमम जो है वो 18 साल का। देखिए मिनिमम जो होगा ये सबके लिए फिक्स है कि 18 मिनिमम होना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है कैटेगरी को लेकर के। तो हम लोग बात करेंगे तो मिनिमम तो हमारा सब यही है, लेकिन अगर मैक्सिमम में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे उनका एज का क्राइटेरिया होगा 33 ईयर्स होगा। और अगर इसी में अगर हम 3 साल का एडिशन कर देते हैं, 3 ईयर्स का अगर हम इसमें एडिशन कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है ओबीसी वालों के लिए। और फिर अगर उसी में अगर आप 2 साल का और एडिशन इसमें अगर हम
हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 2 साल का, तो वहां पर हमारे लिए आ जाता है कि SC/ST के सारे कैंडिडेट्स हमारे इसमें आ जाएंगे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे SC/ST के कैंडिडेट्स हैं इनको 5 साल का छूट मिलता है, और जो OBC वाले हैं उनको 3 साल का छूट मिलता है। बाद में क्या अगला स्लाइड में सर बताएंगे आपको। यानी अल्टीमेटली आपने देखा कि हमारे ओबीसी के साथियों के लिए 36 ईयर आपका क्या है, अधिकतम उम्र है, ठीक है। और आपके SC/ST के लिए कितना था सर? 38। SC/ST के लिए 38 था, ठीक है। और ओबीसी के लिए 36 और हमारे जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 33 वर्ष, ठीक है ना। अब जो है एग्जामिनेशन 2019 में जो लिया गया था आरआरबी जेई का, उसके 2 चरण थे, ठीक है। तीसरा चरण जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन था। तो आपकी पहली जो स्टेज होती है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। ये सभी के लिए कॉमन होती है, ऑल ब्रांचेज के छात्रों के लिए, जो भी आपकी डीएमए है, सीएमएस है, सारे पदों के लिए, जेई के लिए, सब के लिए क्या होती है, कॉमन होती है साथियों। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि CBT 1 ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है, समझ गए कि नहीं साथियों, ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है। टोटल जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसका 15 गुना यहाँ पर छाटा जाता है, ठीक है। 1:15 का रेशियो यहाँ पर होता है। और इसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट मुख्य रूप से बनती है वो स्टेज 2 से ही बनती है। यहीं पर आपका क्या होता है, मेन एग्जाम आपका कौन सा है, स्टेज 2 है। और स्टेज 2 में ही हम आगे चर्चा करेंगे, यहीं पर आपका टेक्निकल जो है पूछा जाता है। मैं ये जान रहा हूं बहुत सारे हमारे मित्र ये सोचेंगे कि आरआरबी जेई की वैकेंसी का कुछ तो अभी दे नहीं रहा है। आप देख रहे हैं सब लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, बैच बेच रहे हैं। साथियों यहाँ महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हम बैच बेच रहे हैं, महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ जो टेक्निकल पेपर स्टेज 2 में पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, उसकी तैयारी आपको आज से करनी होगी। क्योंकि 1 महीने में आप टेक्निकल में बहुत कुछ पढ़कर कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत महत्व की बात है। जरा सा सर आप भी इस पर चर्चा कीजिए। पिछले बार भी हम देखे थे, हमारे यहाँ बहुत सारे क्लासेस हुए थे, बहुत सारा बैच हुआ था आरआरबी जेई का, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि बहुत कम ड्यूरेशन का समय मिला था बच्चों को तैयारी करने का। 1 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट करके 1 महीने के अंदर ही एग्जाम का डेट दे दिया था। वैसे सिचुएशंस में बच्चे तैयारी तो करे, बच्चे पढ़े तो क्लास, लेकिन उसके बाद उसके पास समय नहीं था कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो वैसे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको परेशानी हुई थी अपना फाइनली रिजल्ट को बनाने में। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना था कि सर अगर हम लोग पहले से पढ़ लिए रहते तो आज की डेट में ये चीज हमारे साथ नहीं होता। इसीलिए ये वाला जो चीज है इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल की बहुत ज्यादा महत्व होती है। क्योंकि नॉन टेक तो आपको पता ही होता है, लेकिन टेक्निकल का जो है जब तक आप लगातार नहीं पढ़ेंगे, जब तक लगातार टेस्ट और डिस्कशन नहीं करेंगे, तब तक आपके कमांड में ये नहीं रहेगा। निश्चित रूप से सर क्या है कि क्वेश्चन डिस्कशन के बिना सिलेक्शन एकदम संभव ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। और जब आप स्टेज 2 को पार कर लेते हैं साथियों, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, और देन आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है ना। ये मुख्य बातें हैं। आइए जरा हम बात करें स्टेज 1 में क्या क्या स्थितियां हैं। सबसे पहली बात तो स्टेज 1 या स्टेज 2 कोई भी एग्जामिनेशन है, 1/3 आपकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन मैंने जैसा अभी कहा कि ये स्टेज 1 सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ कहां से बनेगा, स्टेज 2 से बनेगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 40%। ये मत समझिएगा कि 40% ही ला करके हम चले जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कट ऑफ पर। बिल्कुल सर, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये सिर्फ आपका ये है कि इतना लाना ही है आपको। अगर आप इतना लाते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ जो है वो टॉपर का कितना होता है और आपका कितना होता है। इन सारे वेरिएशंस को देखते हुए किसी का मेरिट तैयार होता है। बात कि सर आपको आगे ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30% है, एसटी के लिए कितना है, 25% है। साथियों देखिए सब्जेक्ट्स क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस आपके होते हैं और मार्क्स भी कितना होता है, 30 होता है। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स भी कितना होता है, 25 होता है। जनरल अवेयरनेस से साथियों 15 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स भी कितना होता है, 15 होता है। और जनरल साइंस से आपको 30 प्रश्न होते हैं, अब मार्क्स भी कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। तो टोटल अगर जोड़ दें तो 100 आपके प्रश्न होते हैं, 100 आपके क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, ठीक है। लेकिन 100 क्वेश्चन के लिए समय की बाध्यता होती है मात्र 90 मिनट। कितना समय साथियों,
मात्र 90 मिनट, यानी इसको भी हल्के में लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, नहीं तो लैकनेस ऑफ टाइम की वजह से आते हुए क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे, तो फिर आप स्टेज 2 में कैसे जाएंगे, है कि नहीं है? और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग सर तैयारी करते हैं अपने बिल्कुल। यहाँ पे नॉन टेक का क्लास चलता है हमारे यहाँ, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए नॉन टेक बहुत आसान होता है। वो कहाँ फंसते हैं? तो वो टेक्निकल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट को बहुत भी स्पेसिफिक ढंग से पढ़ना होता है, क्योंकि विदाउट समझे हुए आप उस सब्जेक्ट में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज जरूरी होगा कि आपको जो स्टेज 2 होगा वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। मुख्य बात सर ऐसा है कि कम से कम हमारे लिए आवश्यक होता है टेक्निकल में खास करके कि हम निश्चित रूप से थ्योरी की क्लास पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, फिर जो क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ उसको रिवीजन भी करना बिल्कुल, है, बिल्कुल, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट भी हमको देना है, जिससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो हमको कंप्यूटर पर सीबीटी पर एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि अपने यहाँ कि टेस्ट का डिस्कशन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिएगा कहीं पे टेस्ट का डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा, और इफेक्टिव डिस्कशन। यानी कहने का मतलब है अगर एक क्वेश्चन करने के लिए आप टेस्ट में गए तो उस एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। जब आप टेस्ट का डिस्कशन लेंगे, जब जेई का टेस्ट का डिस्कशन लेंगे, तो हमको लगता है कि क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप सिर्फ अगर टेस्ट दे देंगे, अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ टेस्ट दे दीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन जिनका नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए तो हम लोग तैयार हैं कि उनको बूस्ट करने के लिए, उनके पास कंटेंट देने के लिए और उनको उस लेवल तक ले जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं सर, अगले स्लाइड में हम लोग देखते अगला हैं है हमारा सर सीबीटी 2। हालांकि यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्क्स है, और यही आपका क्या है साहब, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए यहीं से आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। यही आपका मुख्य परीक्षा है साथियों, लेकिन इसके लिए आपको पहले का बॉर्डर क्रॉस करना है। आइए जरा देखते हैं इसमें क्या क्या है। हालांकि एक बार जब आप नॉनटेक की तैयारी कर लेते हैं तो वही नॉनटेक यहाँ भी आपको काम आता है, क्योंकि यहाँ भी जनरल अवेयरनेस से कितना 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप समय मत बर्बाद करिएगा। अगर आपको आरआरबी जेईई में जाना है तो बायोलॉजी के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी यहाँ नहीं है। ओनली क्या है, फिजिक्स और उसमें भी सर वेटेज इसी का ज्यादा रहता है। हाँ, फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। लगभग आपका 15 जो है क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से है, अब 15 आपको मार्क्स होते हैं। फिर बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से यहाँ से 10 क्वेश्चन है और 10 आपका क्या है, मार्क्स है साथियों। और ये आपका एक बड़ा मजेदार सब्जेक्ट आ जाता है बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, जिसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते रहते हैं, है ना, पर्यावरण के अंदर, साइंस के अंदर। तो ये पॉल्यूशन से भी आपका कितना क्वेश्चन है साथियों, 10 क्वेश्चन यहाँ पर, 10 मार्क्स। और हमको लगता है कि ये बहुत सारे बच्चे का ये पेपर मजबूत रहता है, क्योंकि बहुत सारे नॉन टेक वाले बच्चे जितने होते हैं उनका बहुत मजबूत होता है, और टेक्निकल वाले भी बच्चे जो लगातार पढ़ते रहते हैं तो उनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा ही रहता है, खराब नहीं रहता है। ऐसे हम लोग तो एनवायरनमेंट की भी क्लासेस, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट की भी क्लासेस होगी, जिनको जरूरत होगा तो वो अपना यहाँ से भी आगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया टेक्निकल एबिलिटीज 100 मार्क्स। ये 100 सबसे ज्यादा, ये तो सर इसका तो रोल ही कुछ अलग है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अच्छे स्टूडेंट का हालत खराब हो जाता है टेक्निकल की जब बात आती है, तो ये आपका तभी बेटर होगा जब आप क्लास के साथ और जिसका पढ़ा हुआ है वो टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, और टेस्ट के साथ आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिस्कशन में है कितना आप पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, टेक्निकल एबिलिटी में भी इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल डोमेन से क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल को मैकेनिकल डोमेन से, सिविल को सिविल डोमेन से, इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन से। तो हम अब सिलेबस की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे सर जरा सा। इसमें भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबका स्पेसिफिक रहता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सबसे रहता है, कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, सबका स्पेसिफिक पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। पहले के डेट में क्या होता था कि आपका सारे ब्रांच को मिला करके क्वेश्चंस रहता था, लेकिन अब बाइफरकेट कर दिया गया है, अलग अलग जो आपके ब्रांचेज हैं उनके अलग अलग आपके 100 क्वेश्चन। मुख्य रूप से सर टोटल यहाँ पर ये भी है 150 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम देख लीजिए 120 मिनट, यानी 2 और हमको लगता है कि सर ये जो आपका 150 क्वेश्चन है, इस 150 क्वेश्चंस में हमको लगता है कि 120 प्लस अगर मार्क्स किसी का आता है तो वह सेफ जोन में जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 120 प्लस लाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका मेरिट अधूरा है। और हमारे यहाँ आप ये मान के चलना, अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आप आते हो तो क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, आपको क्वेश्चंस दिखते ही लगेगा कि आंसर यही होगा, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं, अगला स्लाइड आपके लिए है।
अब आइए जरा सा सैलरी पे बात कर लें, फिर हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। क्योंकि सैलरी भी जानना बहुत जरूरी होता है। आप कहीं अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है जहां जाना, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सैलरी क्या होगा, आपको किस बेसिस पे जॉब लगेगी। ये पोस्ट क्लास जो है साथियों 3rd में आता है आपका जूनियर इंजीनियर, ठीक है। और इसकी जो सीपीसी है 6 पे स्केल के हिसाब से 9300 से लेकर 34,800 रहती है। 4200 का ग्रेड पे रहता है। बेसिक आपका 6 सीपीसी से 13,500 और आपके 7 से 35,400, यानी लगभग आप समझ लीजिए 50,000 से लेके 68,000 के बीच में डीए टीए ये सब मिला करके 58, 60, 65 के आसपास जरूर आपकी सैलरी पहुंच जाती है साथियों। और ये सैलरी हमें लगता है कि अच्छी सैलरी मानी जाती है। इतना सैलरी अगर आपको मिल रहा है, खास करके रेलवे में, 1 दिन 2 दिन पहले ही क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। जब आप जाएंगे रेलवे में, आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको पता चलेगा। नहीं, अगर कोई होगा तो उनसे आप पता करना कि आपकी सैलरी एकदम टाइम पे आती है, उससे आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। और जो आप पड़ता है शनिवार को आ जाता है। हाँ, आपको पहले ही आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी अगर आप ओवर टाइम अगर ड्यूटी करते हैं तो उसके भी आपके पैसे मिलते हैं वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है, और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा चीज ये है कि लोग इसी के बेसिस पे लोग संतुष्ट होते हैं वहां पे। आगे चलते हैं, अगला स्लाइड है। आइए हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं। जो CBT 1 में सिलेबस है साथियों, यही आपको 50 मार्क्स में कहां पर कॉमन हो जाते हैं, CBT 2 में भी कॉमन हो जाते हैं, वहां भी आपको मदद इससे मिल जाती है। तो हमारा सबसे पहला है मैथमेटिक्स, जिसमें नंबर सिस्टम है, बॉडमास का रूल है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM SCF है, ये सब प्रॉफिट लॉस है, अलजेब्रा है, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जिसमें आप लोग रिलेशन, सैलोगिज्म, जमलिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट ये सब पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे सिलेबस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ये भी है, जनरल अवेयरनेस का है और साथ साथ में जनरल साइंस। देखिए पूरा क्लियरली लिख दिया, नहीं लाइफ साइंस भी है सर। लाइफ साइंस आपको CBT 1 में है, और CBT 1 में, CBT 2 में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ध्यान रखिएगा, ये जनरल लाइफ साइंस जो दे रखा है, ये आपका जो आपका स्क्रीनिंग वाला जो पेपर होगा उसमें आपके ये होंगे, यानी कि पहला स्टेज में ये भी होगा यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं CBT 2 के सिलेबस पर। इसमें जनरल अवेयरनेस आपको जो पहले था वहीं से आपका काम हो जाता है, और आपका नया में आ जाता है क्या कि मैं बायोलॉजी हटा दिया, लाइफ साइंस हटा दिया, सिर्फ क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड के आपके CBSE बोर्ड के सिलेबस, ठीक है। और फिर आपका बेसिक कंप्यूटर के अंदर आ जाइए। तो बेसिक कंप्यूटर में आपको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, डाटा रिप्रेजेंटेशन है, इंटरनेट, ईमेल है, ये सब जो बेसिक कंसेप्ट होता है वहीं से आपको क्वेश्चन पूछता है। अब फिर आपका इन्वायरमेंट 10 मार्क्स का। तो इन्वायरमेंट में आपका एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही आनंददायक और इंटरेस्टिंग होती है। और इसमें सर ये भी है कि ये 10 मार्क्स का आपका होगा, ये 10 मार्क्स का होगा, ये ऊपर वाला भी ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा, ये 10 मार्क्स का ये भी होगा। और इसके बाद ऊपर में जो है ये आपका नहीं, ये 15 मार्क्स का होगा। हाँ, ये जो है आपका 15 मार्क्स का होगा ये वाला, और ये वाला भी आपका 15 मार्क्स का होगा। टोटल आप देखेंगे तो हाँ, टोटल 50 मार्क्स के हो जाते हैं। तो इसका भी एक अहम रोल होता है। लेकिन अगर कोई CBT 1 का तैयारी करेंगे तो उनका ऑटोमेटिक ये बढ़िया पोर्शंस हो जाएगा। लेकिन आपको काम कहाँ करना है, अब आएगा काम, वो हम अब है महत्वपूर्ण समय। तो ये वाला चीज। आइए जरा सा हम बात करते हैं अब हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए जो महत्वपूर्ण पेपर हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, इलेक्ट्रिकल में RRB JEE के लिए नेटवर्क थ्योरी और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ से काफी प्रश्न होते हैं। फिर आपका पेपर है इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर आपका पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे से आपके क्वेश्चंस होते हैं। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे तो आपको अलग अलग चीजों पर किससे कितना पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस में पैटर्न कितना था, कट ऑफ क्या था, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। आगे यहाँ पर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथियों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारे जो JEE के लिए विद्यार्थी होते हैं उन सभी डिप्लोमा और बीटेक के साथियों को इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मुख्य पेपर पढ़ना है। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब हम मैकेनिकल के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं, जरा सा इस पर ध्यान दे दिया जाए सर। मैकेनिकल का जो है आपका, इसमें जो हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज थर्मल इंजीनियरिंग का रहता है, जो कि सबसे नीचे है।
आपको दिख रहा होगा थर्मल इंजीनियरिंग, और थर्मल नाम सिर्फ थर्मल इंजीनियरिंग है, लेकिन अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो आपको थर्मोडायनामिक्स का पेपर आता है। अगर इसी में देखेंगे तो आपको आरएसी का पेपर आता है, जिसको आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग कहते हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो आपको एचएमटी का क्वेश्चन रहता है, हीट मास ट्रांसफर का क्वेश्चन रहेगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आईसी इंजन के भी पार्ट्स यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी होता है यहाँ पर, ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी। इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो ये सब के सब हमारा मिला करके क्या जाता है, तो कहेंगे ये हमारा थर्मल इंजीनियरिंग का पार्ट कहलाता है। इनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट इसी के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इनके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो आपको पोर्शंस होगा किसका, तो वेल्डिंग का पार्ट, ग्राइंडिंग, ये सब जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मशीनिंग वाला, ये तीनों जो आप पेपर देख पा रहे हैं, इन तीनों को जो आप मिला दीजिएगा तो ये आपको प्रोडक्शन के रिलेटेड हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को ये सारे पेपर आपको एक साथ कराए जाते हैं। उसके बाद आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी आपका यहाँ पर है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग पेपर होता है और इसके बिना तो हमको लगता है काम ही नहीं चलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन होता है। और इसके बाद देखिए आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, जिसको आप सोम बोलते होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो कि सोम होता है। और सोम यानी कि विदाउट सोम का आप घर वगैरह जो बनाते हैं, इसमें हम लोग सारी चीजों का एनालिसिस हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में करते हैं और मटेरियल्स के बारे में हम लोग वहां पे जानते हैं। और इसके बाद है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आपको आता है तो सोम इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है ये पूरा का पूरा जो है आपका फिजिक्स होता है। विदाउट इसके बिना आपको ये समझ में नहीं आ सकता है, सबका अपना रिलेशंस होता है। और अगर आपको ये प्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ जाएगा, तो अगर आपको मटेरियल साइंस का पार्ट समझ में आएगा तो इजी वे में आपको प्रोडक्शन का भी पार्ट समझ में आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसमें जो भी सब्जेक्ट आपके हैं सब के सब काफी इंटरेस्टेड होते हैं। आप जब क्लास करोगे, जब आप इसको पढ़ोगे, जब दिल से पढ़ोगे, जब इसको समझ करके पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, लगेगा कि दुनिया में दूसरा और कुछ है ही नहीं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको जानना कितना जरूरी होता है। सिलेक्शन तो दूर की बात है, लेकिन अगर पढ़ने लगोगे तो लगेगा कि कितना अच्छा चीज है, ये नॉलेज हमें मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो हम लोगों का जो है सर जूनियर इंजीनियर के लिए प्रैक्टिस बैच आ रहा है, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं या जो अभी पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त तैयारी का है। तो ये जो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिस बैच है, ये प्रैक्टिस बैच विशेष रूप से अभी इलेक्ट्रिकल के लिए हमने लाया है। मैकेनिकल के लिए भी ये बैचेज बहुत ही जल्द आ जाएंगी और ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है साथियों 13 सितंबर से। 13 सितंबर से ये बैच आ रही है और इस बैच में चाहे आपका एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, डिफेंस हो, बीएसपीएससीएल हो, डीएमआरसी हो, जितने तरह की आपकी जेई की एग्जामिनेशन होती है, सारे जेई के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ट्रिकी क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, सर्किट से रिलेटेड प्रश्न जिसको देखकर आप रास्ता बदल लेते हैं, वैसे सभी प्रश्नों का हम यहाँ पे कलेक्शन करेंगे और लगभग 3000 से ज्यादा प्रश्नों का लाइव डिस्कशन आपको होगा और लाइव टेस्ट आपके मोबाइल पर ऐप के माध्यम से होगी। पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। बाइलिंगुअल में ये प्रश्न होंगे, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे यूपी और अदर स्टेट्स के हमारे जो साथी होते हैं वो थोड़ा सा हिंदी को लेकर के परेशान होते हैं कि सर मुझे इंग्लिश में मिल रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बाइलिंगुअल ये क्वेश्चन होगा। और बहुत लोगों को तो सर लगता है कि इंग्लिश समझ में नहीं आता, हिंदी चाहिए, तो हिंदी बिल्कुल। इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रहेगा तो कोई भी इससे बच नहीं पाएंगे, सबके प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो सभी तरह की जेई परीक्षाओं के लिए ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट है। मतलब आपको अगर सिलेक्शन होना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए तो इसका नाम सर ब्रह्मास्त्र रखा गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र है, इसके बिना काम नहीं चलना है, क्योंकि ये अगर आप कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको एग्जाम क्लियर करने से। तो ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है और साथ ही साथ आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको मैकेनिकल का भी आपके सामने आ जाएगा। और साथियों इसका जो फी देखिए हमने रखा है, बहुत इसका मिनिमम फी रखा है। अभी हमने इसकी फी 799 की है साथियों, 799 इसका फी हमने ऑनलाइन में रखा है और ये 1 साल के लिए आपकी वैलिडिटी है। मंडे टू फ्राइडे क्वेश्चन डिस्कशन होगा और टाइम है इसकी साथियों 2 PM से लेकर 3 PM के बीच में। जो ऑफलाइन साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको 200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से हम ऑफलाइन में फी लेंगे। ऑनलाइन के लिए कंप्लीट पैकेज 799 1 साल के लिए, 3000 से ज्यादा प्रश्नों का समागम और लाइव डिस्कशन। साथियों जरा सा आगे हम लोग देखते हैं सर, ये
प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर। क्योंकि लास्ट में तो सब लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग ये वीडियो तो देख लिए, लेकिन ये पैकेज अगर लेना होगा, अगर ये कंटेंट लेना होगा तो लेंगे कहां से? तो आपके लिए वही स्लाइड है आपके लिए, जो कि आपका प्लेटफॉर्म जो है आपका 20 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है, और यहां से हजारों हजार की संख्या में बच्चे सेलेक्ट होकर के पूरे इंडिया में कहीं भी आप देखिएगा तो प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट का बच्चा आपको हर एक फील्ड में आपको नजर आएगा। तो यहां पर वही आपका दे रखा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम बता दें कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए हमारी नई बैच, फाउंडेशन बैच रेलवे जेई के लिए नॉन टेक और टेक के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आ रही है सर। और हम लोगों ने ऑनलाइन में टेक्निकल की फी मात्र रखी है 1999 रुपए। हम जस्ट उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मात्र 1999 रुपए में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लाइव क्लासेस आप हमारी टेक्निकल की ले सकते हैं, और ऑफलाइन में हमारी फी होगी मात्र 7500 रुपए। इसके अंदर हम डिजिटल बोर्ड से आपकी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल आपको प्रिंटेड मिलेगा, पीडीएफ भी आपको टाइप्ड, प्रिंटेड और अट्रैक्टिव मिलेगा। आप विश्वास रखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा समागम जो है जल्दी कहीं मिलने की संभावना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर आप इतने पैसे में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं आपका छूटेगा, सारे सब्जेक्ट को आप कर पाएंगे। यानी कि टोटल सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे, टोटल के टोटल सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका टेक्निकल है, टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट आपका 7500 में सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से। लेकिन जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उनका तो बहुत फीस कम है, यानी कि 1999 रुपये। तो आगे हम लोग बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ये तीनों बैच स्टार्ट कर रहे हैं सर, और ये कर रहे हैं 13 सितंबर से। इस पर हम लोग आगे भी कट ऑफ और बाकी चीजों से रिलेटेड जानकारी देंगे आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि किसी आपको गलत फहमी में नहीं पड़ना है। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको हमें अपना समझना पड़ेगा। और जो लोग जिनको तैयारी चाहिए, जिनको जॉब चाहिए, वो कभी भी निगेटिव की तरफ नहीं जाते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे लिए क्या पॉजिटिव हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिनको रिक्वायरमेंट है कि हमने डिग्री लिया है, हमने कहीं से किसी कॉलेज से हमने पढ़ करके पास आउट हुआ है, और हमें अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने से तैयारी कर लेते हैं, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त मैं ये कहना चाहता हूं, पढ़ने के लिए तो आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आपका भी ब्रेन वही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कम समय में आपको जो ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस होता है उनको कराने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, और यह प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा से सेवा देने के लिए तैयार है। अंत में सर हम इतना ही कहना चाहेंगे, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप अपने लिए मेहनत कीजिए और जीवन बदल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर।